हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए अपने इस जर्नी को, दैट इज योर जर्नी ऑफ एनसीईआरटी क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 14 को आगे बढ़ाते हैं पार्ट 3 के साथ। तो थोड़ा सा समय इस वीडियो के आने में लग गया, आई नो 3-4 दिन का गैप यहाँ पर हो गया, पर आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक अलग सेटअप आप लोगों के लिए लेके आए हैं, जिसमें आप लोगों के सामने मैं इस तरीके से आपको एक वीडियो के फॉर्म में दिखाई दूंगा। आई होप कि ये कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि इससे क्या है कि हम आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट कि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। तो हमने इस चैप्टर के जो पिछले 2 पार्ट्स हैं उनमें अबाउट द वेव्स एंड अबाउट द टाइड्स पढ़ा है, और आज हम पढ़ेंगे अबाउट द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द मूवमेंट्स ऑफ ओशियन वाटर, दैट इज योर ओशियन करंट्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अबाउट ओशियन करंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। तो देखिए, ओशन करंट्स के बारे में लिखा गया है कि ओशन करंट्स आर लाइक रिवर फ्लो इन ओशंस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओशन करंट्स का मतलब क्या होता है, कि जिसमें एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बल्क में, या फिर आप कह सकते हैं ज्यादा अमाउंट में एक रिवर की तरीके से ओशन में फ्लो होती है और एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो होती है। ये मैंने आपको पहले बताया था। दे रिप्रेजेंट अ रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट पाथ एंड डायरेक्शन। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका था। अब ये जो ओशन करंट्स होते हैं, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि 2 तरीके के फोर्सेस से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। पहले आप कह सकते हैं दे आर प्राइमरी फोर्सेस, जो कि इनिशिएट करते हैं मूवमेंट को, क्योंकि मूवमेंट होने के लिए पहले मूवमेंट इनिशिएट होना चाहिए, पहले मूवमेंट स्टार्ट होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं इनिशिएट होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, एक सेकेंडरी फोर्सेस होने चाहिए जो इन मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से मूवमेंट पहले स्टार्ट होगा और फिर मूवमेंट होगा, तो मूवमेंट को चलाने के लिए जो फोर्सेस हैं दे आर योर सेकेंडरी फोर्सेस। तो यहां पर क्या क्या फोर्सेस हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, यहां पर ये वर्ड लिखा गया है प्राइमरी फोर्सेस, यानी कि आप इसको इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं, ये प्राइमरी फोर्सेस हैं बेसिकली जो मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दैट इन्फ्लुएंस दी करंट्स आर, या फिर आप कह सकते हैं जो मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एंड दे आर लाइक योर हीटिंग बाय सोलर एनर्जी। ठीक है, अभी किस तरीके से इनका इफेक्ट्स होता है, क्या करके हम धीमे धीमे आगे देखते हैं। फिलहाल आप इस चीज को यहां पर समझते चलिए कि हीटिंग बाय सोलर एनर्जी एक इफेक्ट, एक फोर्स है। एक फोर्स है विंड का, एक फोर्स है ग्रेविटी का, और एक फोर्स है कॉरियोलिस फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है कॉरियोलिस फोर्स। हमने एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के टाइम पर इसको बड़े अच्छे से समझा था। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके पीछे वो वीडियो प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनके इफेक्ट्स किस किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें हीटिंग की, तो हीटिंग में क्या होता है, देखिए, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी कॉजेज द वाटर टू एक्सपैंड। क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई भी चीज जो है, या कोई भी जो थिंग है, जो वस्तु है, अगर उसको हम गर्म करते हैं तो वो फैलती है, वो एक्सपेंड करती है। ठीक है, तो वो वाटर भी क्या होगा कि वाटर भी एक्सपेंड करेगा हीट होने से। अब हमें पता है कि इक्वेटर के पास जो है वो हीट ज्यादा होती है, तो वहां का जो वाटर है वो ज्यादा क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखिए, नियर द इक्वेटर द ओशियन वाटर इज अबाउट 8 सेंटीमीटर हायर इन लेवल देन इन द मिडिल लैटिट्यूड्स। तो इक्वेटर का पानी क्या है, वो एक्सपेंड करेगा और वो उसका जो सी लेवल है वो हाई हो जाएगा। तो सी लेवल हाई होने की वजह से क्या होगा कि एक ग्रेडियंट बनेगा। ठीक है, एक क्या बन जाएगा, ग्रेडियंट, या आप कह सकते हैं एक तरीके से स्लोप बनेगा, या एक तरीके से एक ढलान बनेगी, जिसमें आप कह सकते हैं कि इक्वेटर हाई लेवल पर होगा और बाकी जो सी सरफेस है वो थोड़ा सा लो लेवल पर होगा। तो इक्वेटर से क्या होगा कि वाटर फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो दिस कॉजेज अ स्लाइट ग्रेडियंट एंड वाटर टेंड्स टू फ्लो डाउन द स्लोप, और वाटर जो है वो स्लोप में डाउनवर्ड फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब विंड क्या किस तरीके से इफेक्ट करती है, देखिए, विंड ब्लोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन पुशेस द वाटर टू मूव। क्योंकि विंड हमने पहले पढ़ा था, हमने वेव्स के टाइम पर भी पढ़ा था कि जो विंड है वो एक प्राइमरी कॉज है फॉर द मोशन ऑफ द वेव्स। तो उसी तरीके से ओशियन करंट्स के लिए भी जो वेव है वो एक बहुत ही मेजर फोर्स है, आप कह सकते हैं, फॉर द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशियन करंट्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन बिटवीन द विंड एंड द वाटर सरफेस अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द वाटर बॉडी इन इट्स कोर्स। क्योंकि फ्रिक्शन तो होगा, और फ्रिक्शन जो होगा बिटवीन द वाटर सरफेस एंड द विंड, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा मूवमेंट ऑफ द वाटर को। ठीक है, उसके कोर्स में, यानी कि उसके रास्ते में। ग्रेविटी किस तरीके से इफेक्ट करती है, देखिए, ग्रेविटी का हमें फोर्स पता है कि ग्रेविटी का जो इफेक्ट है, ग्रेविटी हर चीज को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ पुल करती है, या आप कह सकते हैं कि टुवर्ड्स द
जमीन की तरफ को पुल करती है, तो ग्रेविटी वैसे ही पुल करेगी, तो ग्रेविटी टेंड्स टू पुल द वाटर डाउन द पाइल एंड क्रिएट ग्रेडियंट वेरिएशन। तो जो आपकी डेंसिटी है, जो ग्रेविटी है, वो आपकी उसको नीचे की तरफ को खींचेगी और उससे क्या बनेगा, एक ग्रेडियंट बनेगा। कॉरियोलिस फोर्स का इफेक्ट मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर किसी ने वो वीडियो मिस कर दिया है तो प्लीज उसको जाके आप प्लेलिस्ट से रेफर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहां पर ज्यादा आपको उस चीज के बारे में, किस तरीके से कॉरियोलिस फोर्स वर्क करता है, उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो मैं यहां पर आपको दोबारा से नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए, द कॉरियोलिस फोर्स इंटरवीन्स एंड कॉजेज द वाटर टू मूव टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसका बेसिकली कारण क्या है कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट मूव करता है, लेफ्ट मूव कर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट मूव करता है वाटर, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट मूव करता है। ये हम सब कुछ पीछे उस वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं। तो दीज लार्ज एक्यूमुलेशंस ऑफ वाटर एंड द फ्लो अराउंड देम आर कॉल्ड गायर्स। उनको बोला जाता है गायर्स, यानी कि जो इस तरीके का लार्ज अमाउंट में वाटर एक्यूमुलेशन होता है और जो उसके अराउंड फ्लो होता है उसको बोला जाता है गायर्स। और इसकी वजह से क्या होता है, दीज प्रोड्यूस लार्ज सर्कुलर करंट्स इन ऑल द ओशियन बेसिन्स। तो इसी की वजह से क्या होता है कि जो ये सारे के सारे फोर्सेस हैं, इनका जो इफेक्ट है, उसकी वजह से लार्ज ओशियन करंट्स बनते हैं या लार्ज सर्कुलर करंट्स बनते हैं इन सारे के सारे ओशियन बेसिन्स में। ठीक है, नीचे देखिए एक ये पैराग्राफ में एक चीज और दी गई है, जो बॉक्स बना है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इज गिवन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशियन करंट्स। अब वो क्या होता है, देखिए, करंट्स आर रेफर्ड टू बाय देयर ड्रिफ्ट। करंट जो है उनको उनकी ड्रिफ्ट से कैरेक्टराइज किया जाता है या फिर रेफर किया जाता है। यूजुअली द करंट्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द सरफेस एंड मे अटेन स्पीड ओवर 5 नॉट्स। अब देखिए, सरफेस पर लिखा गया है कि जो करंट है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी कि डीप अगर आप ओशन में चले जाएंगे तो जो सरफेस, जो करंट्स हैं, वो सरफेस के तुलना में या सरफेस के कंपैरिजन में थोड़ा सा हल्के होंगे। ठीक है, उनकी स्पीड जो है कम होगी, आप कह सकते हैं दे विल बी वीक। अब वो क्यों है, इसका इफेक्ट भी आप खुद सोच सकते हैं। थोड़ा सा इसको पीछे का जो पार्ट है उसको आप थोड़ा सा माइंड में रिकॉल कीजिएगा और प्लीज इसका आंसर जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, एट डेप्थ्स करंट्स आर जनरली स्लो विद स्पीड्स लेस देन 0.5 नॉट्स। ठीक है, ये नॉट्स का मतलब होता है दिस इज योर नॉटिकल माइल्स, दिस इज नॉटिकल माइल्स इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस पर आवर। तो नॉटिकल माइल्स पर आवर जो होती है दैट इज नोन एज योर नॉट्स। पीछे के शायद एक वीडियो में मैंने बोला था कि नॉट्स इज योर नॉटिकल माइल्स, तो वहां पर मेरे से पर आवर वर्ड मिस हो गया था आई थिंक, तो प्लीज उसको भी चाहे तो आप करेक्ट डाउन कर सकते हैं। इट इज नॉटिकल माइल्स पर आवर दैट इज नोन एज योर नॉट्स। ठीक है, वी रेफर टू द स्पीड ऑफ अ करंट एज इट्स ड्रिफ्ट। ठीक है, ड्रिफ्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नॉट्स। जो ड्रिफ्ट है उसको टर्म नॉट्स के टर्म्स में मेजर किया जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट रेफर्स टू द स्पीड ऑफ द करंट। जो स्ट्रेंथ है वो करंट की किससे पता लगेगी, उसकी स्पीड से। ठीक है, अ फास्ट करंट इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग। जो फास्ट करंट होगा उसको स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, जो वीक करंट होगा उसको कैसा माना जाएगा, स्लो। जो स्लो करंट होगा उसको वीक माना जाएगा। ठीक है, अ करंट इज यूजुअली स्ट्रॉन्गेस्ट एट द सरफेस। सरफेस पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और स्पीड के साथ या स्ट्रेंथ के साथ वो डिक्रीज करेगा विद डेप्थ। ठीक है, ये आप मुझे जरूर बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। मोस्ट करंट्स हैव द स्पीड्स लेस देन और इक्वल टू 5 नॉट्स। तो मोस्ट ऑफ द करंट्स जो है उनकी स्पीड या तो 5 नॉट्स या फिर 5 नॉटिकल माइल्स पर आवर या उससे कम होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जो वाटर डेंसिटी का जो फर्क है, वाटर डेंसिटी का भी फर्क है, वो वर्टिकल मोबिलिटी ऑफ द ओशन करंट्स में फर्क डालती है। हमने इस पार्ट के स्टार्टिंग में जो पहला वीडियो था इस चैप्टर का, उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि ओशन करंट्स आर जनरली और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में एक ओशन करंट्स था और एक वेव्स था, जबकि वर्टिकल मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा था वर्टिकल मूवमेंट आर योर टाइड्स एंड सर्जेस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है ओशन करंट्स, लेकिन जो डेंसिटी का इफेक्ट है बेसिकली वो वर्टिकल मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, वाटर विद हाई सैलिनिटी इज डेंसर देन वाटर विद लो सैलिनिटी। ये हमने पढ़ा है कि सैलिनिटी का मतलब है जिसमें सॉल्ट ज्यादा होंगे, डिसॉल्व्ड मिनरल सॉल्ट ज्यादा होंगे। तो जहां पर मिनरल सॉल्ट ज्यादा डिसॉल्व्ड होंगे वो ज्यादा डेंस होगा, तो वो भारी होगा, तो वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो सिंक डाउन कर जाएगा। और जिस पानी में मिनरल सॉल्ट्स कम डिसॉल्व्ड होंगे वो थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ठीक है, और इसी तरीके से हमें पता है कि जो कोल्ड वाटर है वो भी क्या होता है, जो कोल्ड वाटर है वो भी डेंस होता है, तो कोल्ड वाटर भी नीचे बैठ जाएगा और वार्म वाटर जो है वो उसके ऊपर रहेगा। तो डेंसर वाटर टेंड्स टू सिंक व्हाइल द रिलेटिवली लाइट वाटर टेंड्स टू राइज। जो लाइटर वाटर है, जो हल्का पानी है, यानी कि जिसकी डेंसिटी कम है, वो ऊपर उठेगा, और जो भारी होगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वो सिंक डाउन कर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो कोल्ड वाटर ओशन करंट्स अकर when the cold water at the poles sink and slowly move towards the
इक्वेटर। अब कोल्ड वाटर ओशन करंट्स कब होते हैं? जब कोल्ड वाटर जो है वो पोल्स पे, क्योंकि हमें पता है पोल्स पर क्या होता है, टेम्परेचर काफी कम होता है, तो सरफेस का जो टेम्परेचर है, जो सी सरफेस का है, जो ओशन सरफेस का टेम्परेचर है वो भी काफी कम होगा, तो वहां का पानी ठंडा होगा तो वो नीचे सिंक करेगा, ठीक है, और वो पोल्स की तरफ से वो इक्वेटर की तरफ को मूव करेगा। और सिमिलरली जो इक्वेटर का पानी है वो गर्म होगा, क्योंकि इक्वेटर में टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो पानी गर्म होगा, वो राइज भी करेगा और वो पोल्स की तरफ को मूव करेगा। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर आप इसको इस तरीके से लेके चलें, सपोज करें ये इक्वेटर है और ये पोल्स है, ठीक है, तो पोल से पानी ऐसे नीचे बैठ के इक्वेटर की तरफ को जाएगा और इक्वेटर से पानी ऐसे ऊपर की सरफेस की तरफ से पोल्स की तरफ को जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स। देखिए ओशन करंट्स को दो टाइप से डिफाइन किया जाता है। पहला तो है बेस्ड अपॉन इट्स पोजीशन या डेप्थ आप कह सकते हैं, ठीक है। पहला है बेस्ड अपॉन द डेप्थ, तो उसमें एक आता है सरफेस करंट और दूसरा आता है डीप वाटर करंट्स। तो सरफेस करंट्स क्या होते हैं? दे कंस्टिट्यूट अबाउट 10% of all the water on the ocean and these water are the upper 400 मीटर ऑफ द ओशन, ठीक है। तो ये जो है आपके जो सरफेस करंट्स हैं वो सिर्फ 10% ऑक्यूपाई करते हैं पूरे के पूरे ओशन वाटर का, और वो सरफेस से लेकर 400 मीटर तक की डेप्थ तक होते हैं। जबकि इसके नीचे के जितने भी वाटर करंट्स होते हैं दे आर योर डीप वाटर करंट्स, ठीक है। और ये जो बाकी 90% होता है ये डीप वाटर करंट्स होता है। दीज वाटर मूव अराउंड द ओशन बेसिन्स ड्यू टू द वेरिएशंस इन डेंसिटी एंड ग्रेविटी। वो किस तरीके से मूवमेंट होता है वो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं। डीप वाटर्स सिंक इनटू द डीप ओशन बेसिन्स एट हाई लैटिट्यूड्स। ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पोल से इक्वेटर की तरफ वो नीचे की तरफ से सिंक होके जाएगा, और वेयर द टेम्परेचर्स आर कोल्ड इनफ टू कॉज द डेंसिटी टू इंक्रीज, ठीक है। चलिए तो ये था एक क्राइटेरिया बेस्ड अपॉन इट्स डेप्थ या फिर आप कह सकते हैं हाइट। दूसरा जो क्राइटेरिया है ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ योर ओशन करंट्स वो है बेस्ड अपॉन द टेम्परेचर। तो बेस्ड अपॉन द टेम्परेचर दो तरीके से होते हैं, वन इज योर कोल्ड करंट्स एंड द अदर वन इज योर वार्म करंट्स। हॉट करंट्स नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, वार्म करंट्स है, ठीक है। अब कोल्ड करंट्स क्या होता है? कोल्ड करंट्स ब्रिंग कोल्ड वाटर इनटू वार्म वाटर एरियाज। जो कोल्ड करंट्स हैं वो कौन से हैं? देखिए कोल्ड करंट्स का नाम ध्यान रखिएगा, जो करंट मूव कर रहा है, ठीक है, जो ओरिजिन में जिस जैसा टेम्परेचर है, अगर कोई वाटर जो है वो ओरिजिन में यानी कि जहां से वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर रहा है वहां पर वो कोल्ड है तो उसको बोला जाएगा कोल्ड करंट, ठीक है। जिसका ओरिजिन पे जो वार्म है उसको बोला जाएगा वार्म करंट। अब वो किस एरिया में मूव कर रहा है उससे उसका नाम फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि अगर कोई पानी ठंडा है और वो मूव कर रहा है वार्म प्लेस में तो उसको हम कैसा बोलेंगे? कोल्ड करंट, ठीक है। और कोई पानी अगर गर्म है यानी कि वार्म है और वो कोल्ड एरिया में मूव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे वार्म करंट, ठीक है। तो दीज करंट आर यूजुअली फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स, ठीक है। किस तरह के करंट की बात हो रही है? कोल्ड करंट की। कि कोल्ड करंट कहां पर पाए जाते हैं? दीज करंट्स आर यूजुअली फाउंड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स। लो लैटिट्यूड्स और मिडिल लैटिट्यूड्स मतलब इन द इक्वेटर और इन द ट्रॉपिकल रीजन में वेस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं, यानी कि पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं, ठीक है। अभी आगे जो चैप्टर जो अगले पेज पे जो डायग्राम दिया गया है, जो मैप दिया गया है, उसमें हम देखते हैं कुछ करंट्स के नाम, उससे हम इस चीज को रिलेट करेंगे कि कौन सा कोल्ड करंट है, कौन सा वार्म करंट है, ठीक है। एंड ऑन द ईस्ट कोस्ट इन द हायर लैटिट्यूड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो है वो कॉन्टिनेंट्स के ईस्ट कोस्ट में यानी कि पूर्वी तट पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो दूसरे जो करंट्स है इस तरीके के वो कौन से हैं? दे आर योर वार्म करंट्स। वार्म करंट्स क्या करते हैं? वार्म करंट्स ब्रिंग वार्म वाटर इनटू कोल्ड वाटर एरियाज एंड आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स। तो लो एंड मिडिल लैटिट्यूड्स के वेस्ट कोस्ट में आपके कोल्ड करंट्स हैं और ईस्ट कोस्ट में आपके वार्म करंट्स हैं, ठीक है। दोनों के दोनों ही हेमिस्फीयर की बात है ये। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो ईस्ट कोस्ट में आपके पाए जाते हैं कोल्ड करंट्स और वेस्ट कोस्ट में आपके पाए जाते हैं वार्म करंट्स, ठीक है। हायर लैटिट्यूड्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। चलिए आगे देखते हैं मेजर ओशन करंट्स के बारे में कि मेजर ओशन करंट्स क्या है। Major ocean currents are greatly influenced by the stresses exerted by the prevailing winds and the Coriolis force। तो मेजर ओशन करंट्स, वैसे तो ओशन करंट्स बहुत सारे होते हैं, ओशन बेसिन्स में बहुत सारे ओशन करंट्स होते हैं, लेकिन मेजर ओशन करंट्स उनको बोला जाता है जो जनरली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं बाय द इफेक्ट ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, यानी कि जो विंड्स बह रही हैं उसकी वजह से, और फिर या फिर आप कह सकते हैं जो कॉरियोलिस फोर्स का इफेक्ट जिस पे ज्यादा होगा उसकी वजह से। द ओशियनिक सर्कुलेशन पैटर्न रफली करस्पॉन्ड्स टू द अर्थ्स एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न। तो अर्थ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीछे जाके उस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, ठीक है।
क्योंकि उसका जो ओशन सर्कुलेशन है, जो ओशन वाटर का सर्कुलेशन है, वो भी समवट सिमिलर है टू दैट योर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं द एयर सर्कुलेशन ओवर द ओशियंस इन द मिडिल लैटिट्यूड्स इज मेनली एंटी साइक्लोनिक। एंटी साइक्लोनिक का मतलब है कि सेंटर में हाई प्रेशर जोन होगा और उसके अराउंड जो सर्कुलेशन होगा दैट विल बी योर एंटी साइक्लोनिक, ठीक है। और सिमिलरली अगर सेंटर में आपका लो प्रेशर जोन होता है और इसके अराउंड अगर सर्कुलेशन होता है तो दिस इज योर साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो मिडिल लैटिट्यूड्स में बात हो रही है वो एंटी साइक्लोनिक है, सॉरी, ठीक है। और मोर प्रोनाउंस्ड है ये कहां पर, सर्दर्न हेमिस्फेयर में देन इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और द ओशियन सर्कुलेशन पैटर्न जो है वो भी इसी की तरह करस्पॉन्ड करता है। तो इसीलिए वो जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन अगर आप समझ चुके हैं, जनरल सर्कुलेशन जो है वो समझ चुके हैं, तो इसको समझना बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए आसान रहेगा। अब हायर लैटिट्यूड्स में क्या है, देखिए हायर लैटिट्यूड्स में वेयर द विंड फ्लो इज मेनली साइक्लोनिक, हायर लैटिट्यूड्स में जो विंड फ्लो है वो कैसा है, वो साइक्लोनिक है। तो इसीलिए जो ओशियनिक सर्कुलेशन फॉलोज दिस पैटर्न, तो ओशियनिक सर्कुलेशन जो है वो भी साइक्लोनिक है, ठीक है। तो इन द रीजन्स ऑफ प्रोनाउंस्ड मानसूनल फ्लो, मानसून जो है एक लोकल विंड है, आपको पता है, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर बहती है, तो जहां पर जो ऐसे रीजन्स हैं जहां पर मानसूनल जो फ्लो है वो ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा, जो मानसून विंड्स हैं दे विल इन्फ्लुएंस दी करंट मूवमेंट्स, तो करंट मूवमेंट्स में वो भी अपना इन्फ्लुएंस डालेंगे। और ड्यू टू दी कोरियोलिस फोर्स, जो कोरियोलिस फोर्स की वजह से होगा, उसमें क्या होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो वार्म करंट्स हैं फ्रॉम लो लैटिट्यूड्स, क्योंकि लो लैटिट्यूड्स में क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए करंट्स कैसे हैं, वार्म है, तो वो कहां को मूव करेंगे, दे विल टेंड टू मूव इन द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और लेफ्ट में वो मूव करेंगे इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इसका बहुत अच्छा सा हमने एक्सप्लेनेशन के साथ, डायग्राम के साथ बड़े अच्छे से पिछले पार्ट में पढ़ा है, वही जो चैप्टर है इन द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन वाला, इसीलिए आप उसको जाके प्लीज, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जाके जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। The oceanic circulation transports heat from one latitude belt to another in a manner similar to the heat transported by the general circulation of the atmosphere. तो जिस तरीके से general circulation of the atmosphere होता है वो heat transfer करता है from one latitude to another latitude. Similarly जो ocean currents का circulation है या जो ocean movement है water का through in the form of ocean currents, वो भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि temperature का क्या करता है, temperature को वो भी मतलब हीट जो है वो भी फ्लो कराता है, या आप कह सकते हैं टेम्परेचर उसमें भी चेंज होता है, ठीक है। द कोल्ड वाटर्स ऑफ द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल्स मूव टुवर्ड्स द वार्मर वाटर इन द ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल रीजन्स, ठीक है। जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक है, यानी कि जो साउथ और नॉर्दर्न पोल्स का जो रीजन है, वहां से पानी किस तरीके से मूव करेगा, जो ओशन करंट्स के फॉर्म में मूव करेगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर, ट्रॉपिकल रीजन में, इक्वेटर रीजन में मूव करेगा। और जो वार्म वाटर होगा लोअर लैटिट्यूड्स का, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन का या इक्वेटोरियल रीजन का, वो पोल्स की तरफ को मूव करेगा, ठीक है। तो देखिए ईपर कुछ मेजर ओशन करंट्स यहां पर दिए गए हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो मैं आपको पीछे कंसेप्ट बताया था कि हायर लैटिट्यूड्स में किस तरीके से होता है, कौन से कोस्ट पे, ईस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट, या फिर जो लोअर लैटिट्यूड्स हैं उसमें किस तरीके से होता है, तो उसी के बारे में यहां पर दिया गया है। आप उस लाइंस को पढ़ के एक बार इस चीज को रिलेट कीजिएगा, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये जो हम्बोल्ट करंट है दिस इज योर कोल्ड करंट, कैलिफोर्नियन करंट जो है दिस इज ऑल्सो योर कोल्ड करंट, ठीक है। जो आपका बेंगुएला करंट है दिस इज ऑल्सो योर कोल्ड करंट। इसी तरीके से ब्राजीलियन करंट है दैट इज योर वार्म करंट, कुराशियो करंट जो है दैट इज योर वार्म करंट, ओआशियो करंट जो है दैट इज योर कोल्ड करंट, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम आपकी जो है दैट इज योर वार्म करंट। यहां पर तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये डैश्ड लाइंस और ये सॉलिड लाइन से दिखाया गया है वार्म करंट, कोल्ड करंट्स, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप इनकी पोजीशन को याद रखिए, पोजीशन को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। इनका वार्म और कोल्ड का नेचर जो है वो आप पीछे का अगर वो पैराग्राफ में दिया जो कंसेप्ट है अगर वो समझ गए हैं तो वो आप इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि कौन सा करंट जो है वो वार्म है और कौन सा करंट जो है वो कोल्ड है, और आप कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द ओशन करंट्स, की ओशन करंट्स का इफेक्ट क्या है, ठीक है। ओशन करंट्स के देखिए नंबर ऑफ इफेक्ट्स हैं, कुछ डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं, कुछ डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस हैं, कुछ इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस हैं। अब देखिए वेस्ट कोस्ट है जो कॉन्टिनेंट्स का इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, ठीक है, एक्सेप्ट क्लोज टू द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर अगर हम बात करें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में, तो वहां पर क्या है, दे आर बाउंडेड बाय योर कूल वाटर्स, यानी कि वहां पर कोल्ड वाटर है, ठीक है। देयर एवरेज टेम्परेचर्स आर रिलेटिवली लो, क्योंकि ठंडा है तो उनका एवरेज टेम्परेचर कम है, और नैरो डायरनल एंड एनुअल रेंज, यानी कि दिन और रात के टेम्परेचर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और एनुअली यानी कि पूरे साल भर के अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन वहां पर क्या है कि देयर इज फॉग, वहां पर कोहरा है, देयर इज फॉग, बट दीज एरियाज आर एरिड, यानी कि ये एरिड है, ये सूखे एरियाज है, ठीक है।
और वहीं पर अगर हम बात करें वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स आर बॉर्डर्ड बाय वार्म वाटर्स व्हिच कॉज अ डिस्टिंक्ट मेरीन क्लाइमेट। जो लोअर लैटिट्यूड्स हैं वहां पर तो कोल्ड वाटर है, जो हायर लैटिट्यूड्स हैं या जो मिडिल लैटिट्यूड्स एंड हायर लैटिट्यूड्स हैं वहां पर कैसा टेम्परेचर है, वहां पर जो पानी है, जो ओशन करंट्स हैं वो वार्म है, देयर इज वार्म वाटर्स, और वहां पर एक डिस्टिंक्ट मेरीन क्लाइमेट बनता है एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय, वहां का जो कैरेक्टरिस्टिक है वेदर का वो किस तरीके का है, कूल समर्स एंड रिलेटिवली माइल्ड विंटर्स, यानी कि जो गर्मियां हैं वहां पर बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, कूल समर्स हैं, और जो विंटर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा चिली विंटर्स नहीं है, माइल्ड विंटर्स है, ठीक है, विद अ नैरो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो एनुअल रेंज जो सालाना रेंज है वही कि साल में जो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है उनके बीच की जो रेंज है, जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है, वो नैरो है, ठीक है। वार्म करंट्स फ्लो पैरेलल टू द ईस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स जो है वो ईस्ट कोस्ट के किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्ट कोस्ट के अगर आप ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में देखेंगे तो जो वार्म करंट्स हैं वो पैरेलली फ्लो करते हैं, कौन से कोस्ट के, ईस्ट कोस्ट के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दीज एरियाज लाई इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन्स। तो जो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में जो एंटी साइक्लोन्स होते हैं ये रीजन्स जो है ईस्ट कोस्ट वाले इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, ये उसके क्या होते हैं, दीज एरियाज लाइज इन द वेस्टर्न मार्जिन, ये उनके वेस्टर्न साइड में लाई करते हैं, ठीक है। और मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट्स, अब देखिए कहीं से वार्म करंट आ रहा है, कहीं से कोल्ड करंट आ रहा है, तो आपस में मिक्स भी होंगे, तो उसके मिक्स होने से क्या होगा, इनके मिक्स होने से जो सबसे बड़ा इफेक्ट होता है, दीज करंट्स हेल्प टू रिप्लेनिश द ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन को रिप्लेनिश करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन वहां पर रिप्लेनिश होती है एंड दे फेवर द ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन्स, ये प्लैंक्टन्स की ग्रोथ में फेवर करते हैं, और प्लैंक्टन्स की ग्रोथ में फेवर करते हैं तो उससे क्या होता है कि प्लैंक्टन्स आर द प्राइमरी फूड फॉर योर फिश पॉपुलेशन, जो मछलियां हैं वो मेजर प्लैंक्टन्स को खाती हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि प्लैंक्टन्स की ग्रोथ होती है और वो प्लैंक्टन्स को खाती है, तो इसीलिए जो ऐसा एरिया जो है, ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए इस चीज को, कि जो ऐसा एरिया है जहां पर वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स आके मिक्स हो रहे हैं वो एक बहुत ही बढ़िया फिशिंग ग्राउंड्स होता है इन दीज मिक्सिंग जोन्स में, या फिर इन मिक्सिंग रीजन्स में जहां पर वार्म करंट और कोल्ड करंट जो है वो है, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 15, बहुत जल्द वो चैप्टर आपके पास आएगा, और अगर आपने पिछले कोई चैप्टर्स मिस किए हैं तो प्लीज आप जाके उन चैप्टर्स को भी बड़े अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और इस चैप्टर का जो क्विज है प्लीज जाके हमारी वेबसाइट okul.co पे अटेम्प्ट कीजिए, क्विज इसका अवेलेबल है, इसका जो लिंक है क्विज का कहां से आपको अटेम्प्ट करना है, डायरेक्टली आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उस लिंक पे क्लिक करके जा सकते हैं। एक वीडियो भी मैंने बनाया था कि हाउ टू एनरोल फॉर दोस क्विजेस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है साइट पे लॉगिन करने में, क्विज में एनरोल करने में, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर्स पसंद आ रहे होंगे, हम इस बुक को बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। और मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता दूं कि आज रात 8 बजे से आप लोगों के लिए एक नया कोर्स हम लोग लेके आ रहे हैं, दैट इज योर लक्ष्य 100+। लक्ष्य 100+ जो एक कोर्स है दैट इज फॉर दी यूपीएससी, कह सकते हैं आप, जो अभी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स का 2020 का जो प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है विच इज ऑन 31st ऑफ मे, ठीक है, 31st ऑफ मे को ये एग्जाम होने वाला है। इसके लिए एक हम बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज ला रहे हैं, एक लॉन्च कर रहे हैं, जिसका पहला वीडियो आज रात 8 बजे आप लोगों को मिलेगा, और अभी 1 घंटे बाद यानी कि 9 बजे उसके लिए क्विजेस आएंगे। उस सीरीज में किस तरीके से होगा मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। आप लोगों के लिए डेली क्विजेस आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके लिए हम आपको 400+ आपको क्वेश्चंस MCQs की प्रैक्टिस उसमें करवाएंगे, जिसमें आपको काफी कुछ रिवाइज करने को मिलेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। 400+ MCQs पूरी की पूरी सीरीज में रहेंगे। ये 90 डेज का एक कोर्स है, ठीक है, जो आपको 100+ लाने में, ये प्रीलिम्स के एग्जाम में हेल्प जरूर करेगा। उसमें क्या होगा कि रोज सुबह 9 बजे आप लोगों को एक क्विज मिलेगा, उस क्विज को जाके आप ओकुल की वेबसाइट पे अटेम्प्ट करिए, ठीक है, और उसी क्विज का जो डिस्कशन है, उन्हीं क्वेश्चंस का जो डिस्कशन है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे रात के 8 बजे डेली, ठीक है। तो प्लीज जाके इस कोर्स में आप अभी से इस कोर्स का आप लिंक देख सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज जाके उसको क्लिक कीजिए, एनरोल कर लीजिए इस कोर्स में। और अभी 1 घंटे बाद 9 बजे जो कोर्स आएगा, जो आपके लिए क्विज आएगा, आप उस क्विज को अटेम्प्ट कीजिए, आपके पास पूरा दिन का टाइम है। और उस क्विज को आप अटेम्प्ट करने के बाद मैं ये कहूंगा कि ज्यादा उस पर आप ये नहीं करिएगा कि उसके आंसर वगैरह ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि उस पर टाइम आप वेस्ट मत कीजिएगा, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा,
ठीक है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा और उन क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करेंगे रात के 8 बजे डेली। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें होंगे, जो करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। मेजर सोर्सेज को हम उसमें यूज करेंगे, द हिंदू रहेगा, इंडियन एक्सप्रेस रहेगा, पीआईबी रहेगा, अदर सोर्सेज रहेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसे कि रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस से हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें आज पहला जो क्विज है, जो पहला वीडियो है आज, वो रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस पे आएगा। और उसके बाद उसमें जो अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के टॉपिक रहेंगे, कुछ जो अमेंडमेंट्स आए हैं, जो बिल्स आए हैं, जो स्टैटिक पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ जो स्पेस एक्सप्लोरेशंस हैं, साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। तो वो एक बड़ी कंप्लीट ऑनलाइन सीरीज रहने वाली है आप लोगों के लिए, जो आपको 100+ स्कोर करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। तो इसीलिए प्लीज, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो दैट आप आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करें। और अगर आपको इस वीडियो में दिखाए गए कोई भी चीज कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज, हमारे ट्विटर पेज, हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारी वेबसाइट या हमारे ईमेल आईडी के थ्रू। आप लिंक्डइन पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हर जगह हम अवेलेबल हैं। एक बड़ी कम्युनिटी बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और कभी कभी इस तरीके का होता है कि कुछ हम अलग थोड़ा सा आप लोगों के लिए करने की कोशिश करते हैं। जैसे आज ये सेटअप आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें कभी कभी इस तरीके का होता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा बेयर किया कीजिए। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 15 के साथ। और प्लीज लक्ष्य 100+ कोर्स में आप सब्सक्राइब करिए, एनरोल कीजिए और थोड़ा सा देखिए कि किस तरीके से ये कोर्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहता है। तो थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।